तो हम बात कर रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ के बारे में लास्ट कुछ वीडियोस से। तो आज ये हम अपने फोर्थ पार्ट यानी फाइनल पार्ट पे आ गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पे अभी चल रहा है इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी, लेकिन साथ साथ क्लास 11 क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कवर हम कर चुके हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ मेहनत का काम नहीं है, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करिए, वहाँ पे सारे लिंक्स मिलेंगे, क्लिक करिए और जो देखना है वो आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ के बारे में लास्ट कुछ 3 वीडियोस से, जहां पे हमने समझा कि जॉबलेस ग्रोथ होती क्या है, उसके रीजंस क्या होते हैं और अब हो गई है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और फिर थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि पॉलिसी मेजर्स जो आईएमएफ ने सजेस्ट किए हुए हैं वो कौन से ऐसे पॉलिसी मेजर्स हैं जो हम लेकर ये वाली प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इतना देखने के बाद एक तरह के वे फॉरवर्ड पे डिस्कशन तो कर ही लेना चाहिए कि आगे क्या क्या प्रॉबेबल या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ एंड वे फॉरवर्ड के बारे में। सो एक एक करके पॉइंट्स एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले जॉबलेस ग्रोथ, आपको पता है कि जीडीपी बढ़ रहा है, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। दैट मीन्स जो आपका एग्रीगेट आउटपुट लेवल है वो बढ़ रहा है, आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन जो हुआ है जीडीपी इंक्रीज में दैट इज नॉट बाय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दैट इज अगर जीडीपी बढ़ता है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो वो टेक्नोलॉजी बूस्ट के कारण भी हो सकती है या अदर फैक्टर्स के कारण हो सकती है। बट ये वाली ग्रोथ जो है आपकी, ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं हो रही कि लोगों को काम मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है और फिर आउटपुट और आपका जीडीपी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं चल रहा है यहाँ पे। सो हमें उसके वे फॉरवर्ड की बात करनी है कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम हाइपोथेटिकली बात करेंगे, मतलब एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में जाएंगे। मे बी ये चीजें हो रही हो, कुछ ऐसे केसेस भी हम देखेंगे जहां पे एक्चुअली इनिशिएटिव लिया गया है ये प्रॉब्लम करेक्ट करने के लिए, वेरास कुछ ऐसी चीज़ों की बातें करेंगे जहां पे हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं ताकि जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम आपकी करेक्ट हो पाए। देखते हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जिस भी सेक्टर में आप पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली पार्टनरशिप हो रही है, अगर गवर्नमेंट अकेले इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है, प्राइवेट सेक्टर अकेले नहीं कर रहा, सो एक पीपीपी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसको यूज़ करके हम लोग जिस भी सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट होगी, तो डेफिनेटली जब सेक्टर को ग्रो कराना है तो एम्प्लॉय करेंगे हम लोगों को और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ेंगी। देख लेते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी एनकरेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू रिन्यूड पीपीपी मैकेनिज्म एज सजेस्टेड बाय केलकर कमेटी। सो केलकर कमेटी ने भी यही सजेस्ट किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्कोप रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अगर हम एक नई रोड भी बना रहे हैं, हाईवे भी बना रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन आप करा रहे हैं, तो आपको कितनी लेबर की ज़रूरत है वो रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कहाँ से सीमेंट लाएंगे, कहीं से ट्रांसपोर्टर्स को जॉब मिलेगी। सो बेसिकली एक पूरी चेन है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपकी रोड बेटर होगी, कनेक्टिविटी बेटर होगी, तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी। सो दोनों तरह से एक विन 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 सिचुएशन है, विच मीन्स कि हमें प्राइवेट जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करना चाहिए। और पीपीपी मॉडल यही होता है आपका, पब्लिक प्राइवेट जब साथ में मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो दिस कुड बी वन ऑफ द सोल्यूशंस। देन अदर सोल्यूशन कुड बी इंक्रीजिंग टैक्स कलेक्शन। हम लोग टैक्स कलेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करने से क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है ज़्यादा, और जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी किसी भी चीज़ पे, बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में, तो डेफिनेटली वो लोगों को काम आएगा वहाँ से और इस तरह का एक कनेक्शन बिल्ड होगा जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सो कैसे टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो सकता है, जब से जीएसटी मैकेनिज्म आया है, तो जीएसटी में हमने बात की थी कि जीएसटी मैकेनिज्म इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो जीएसटी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही, लूप होल रही है, सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, सिस्टम सिंपल नहीं था। सो हम इंप्रूव कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। जैसे ही जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होगा तो आपकी टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगी। सो ये भी एक तरह का सोल्यूशन है। या फिर आप पर्सनल इनकम टैक्स लोगों के इंक्रीज कर सकते हैं, बट देन दैट वुड क्रिएट अ हैवॉक अमंग द पब्लिक कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। सो इसलिए आप बेटर है जो आपका मैकेनिज्म है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीएसटी सिस्टम का, पहले आप लोग उसको ठीक करिए। सो दैट कुड बी वन ऑफ द सोल्यूशंस। देन आपका अगला सोल्यूशन, प्रूडेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। प्रूडेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है? सो बेसिकली आपकी इकोनॉमी में हमें अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए,
हमें सस्टेन ग्रोथ चाहिए। यानी हमने एक पहली क्लास में ही देखा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बिना एम्प्लॉयमेंट के हो भी रही है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगी, यानी इट वुड नॉट सस्टेन। सो अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन करे तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमी में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। तो एक क्विक रिमाइंडर दे देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी होगी जब आपकी गवर्नमेंट यूज कर रही है कोई भी पॉलिसी टूल, जब आपका गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी होती है जब आपका आरबीआई डिसीजन ले रहा है या आप लोगों से क्रेडिट ले रहे हैं या मनी रिलेटेड कोई भी मैटर है, वो मॉनेटरी पॉलिसी में जाता है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं मेजरली थ्रू टैक्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो ये फिस्कल एंड मॉनेटरी का डिफरेंस रहता है। और जब फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी दोनों ही प्रूडेंट होंगी, वो रिक्वायरमेंट है जिससे आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेन करेगी। यानी ऐसा नहीं है कि आज इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी जाए टेक्नोलॉजी के कारण, पर क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में तो धीरे धीरे जाके इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं बचेगी, लेकिन हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कराना है। सो हमारा ये एजेंडा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन हो, तो उसके लिए प्रूडेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट वुड बी ऑल्टरनेट सोर्स फॉर क्रेडिट। तो क्रेडिट का सोर्स मेजरली हम अगर देखें कि आपको लोन चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, सबसे पहले आपको बैंक याद आएंगे। सो बैंक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा जो है आपका सोर्स है क्रेडिट लेने का, लेकिन हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज की भी ज़रूरत है अब मनी लेने के लिए, जिससे एक ऑल्टरनेट मार्केट डेवलप हो। सो जो बॉन्ड मार्केट है हमारा, यहाँ पे लिखा है कि बॉन्ड मार्केट नीड्स डीपनिंग, यानी बॉन्ड मार्केट को भी बहुत ज़्यादा डीपनिंग की ज़रूरत है थ्रू लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशंस। अभी क्या है, बॉन्ड मार्केट में रेगुलेशंस है, तो अगर हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ क्रेडिट डेवलप करना है तो हमें बॉन्ड मार्केट की जो रेगुलेशंस हैं उनको लिबरलाइज करना पड़ेगा। और उनको लिबरलाइज करेंगे, फिस्कल कंसोलिडेशन देंगे, वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट देंगे, जिससे एक नई मार्केट सामने आएगी जहाँ से हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है। देन लेबर लॉ रिफॉर्म्स, लेबर लॉज में रिफॉर्म लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई जगह कई कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा लेबर हायर नहीं करती, चाहे उन्हें ज़रूरत भी है। क्यों? क्योंकि जो आपके लेबर लॉज हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, एंड वी नीड टू सिंप्लीफाई दोज लेबर लॉज। लेबर लॉज सिंप्लीफाई होंगे और मॉडिफाई होंगे, चेंज होंगे, तो कंपनी ज़्यादा लोगों को हायर कर पाएंगी, क्योंकि अब उन्हें पता है कि लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, सो दे कुड हायर मोर ऑफ द पीपल। ऑल्सो हम लोगों को डेटा कलेक्शन इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जो एम्प्लॉयमेंट पे डेटा कलेक्शन हमारा आ रहा है, दैट माइट नॉट शो द रियल पिक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट दैट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। सो हमें जो डेटा कलेक्शन है उसको भी इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। देन अब क्या आता है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हम लाएंगे। ऑब्वियसली इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कराने में हेल्प करेगी। लेकिन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लाना आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी आपने इनोवेशन इतनी ला दी कि रोबोज आ गए और वो इंसान को सब्सटीट्यूट करके घूम रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा पाएंगे। तो हमें वो भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी ताकि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएँ। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। सो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का ये रहता है कि गवर्नमेंट जो भी प्रोक्योर कर रही है, वी नीड टू मेक श्योर कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी मार्केट में हैं, वहाँ जाने से पहले हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हमारे यहाँ पर इंडिया में इंडस्ट्रीज़ हैं, सबसे पहले सारा बेनिफिट उनको जा रहा है रादर देन गोइंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इससे क्या होता है, जब आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का ख्याल रखेंगे, जब गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का ख्याल रखेगी, तो उससे जो आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी बूस्ट मिलेगा। सो वी नीड टू टेक केयर कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, सबसे पहले जो बेनिफिट्स हैं वो उनको जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ। देन एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टुगेदर आर कॉल्ड एज एमएसएमई। सो एमएसएमई में क्या होता है, हमने बात की। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेटअप मेगा पार्क एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में आप मेगा पार्क्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेट करोगे तो और लेबर वहाँ पर आएगी और लेबर काम करेगी। सो बेसिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, सेटअप मेगा पार्क्स एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर विद कॉमन फैसिलिटीज टू इम्प्रूव क्वालिटी। तो
तो इम्प्रूव कर रहे हैं हम क्वालिटी भी, कॉस्ट भी इम्प्रूव कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग भी कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने मेगा पार्क लगाए, यानी सारी वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं सारी आपको एक जगह मिल रही हैं। तो जो लेबर है, आप उस चक्कर में अब आप ओवरऑल सिनेरियो देखो कि लोगों को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जॉब मिलेगी, कहीं इधर से उधर ट्रक लाने हैं, ट्रक ड्राइवर्स को जॉब मिलेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, जब पूरी सप्लाई चेन या पूरी एक एम्प्लॉयमेंट चेन चलती है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह कुछ ट्रांसफर करते हो, लेबर को हायर करते हो, लेबर को ज़रूरत है, मे बी लेबर हायर होती है टेम्परेरी बेसिस पे बड़े बड़े बॉक्सेस उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, तो ये सारे चीज़ों में ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इज स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट अप plug and play parks to ensure international productivity standards। तो इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो प्ले एंड प्लग पार्क्स भी लॉन्च कर सकती है या सेटअप कर सकती है। सो ये भी एक तरह का ऑप्शन है, इससे भी लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। हम मेजर एजेंडा क्या है, क्योंकि हमारी बात जो हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ की हो रही है, यानी ग्रोथ तो हो रही है बट जॉबलेसनेस है इकोनॉमी में। सो वो जॉबलेसनेस को टारगेट करना है कि यार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करें इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए हम ये सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। देन रेलवे आपकी कैसे मदद कर सकती है? रेलवे मदद करेगी अगर हम प्रायोरिटाइज करें प्रोजेक्ट्स को टू इम्प्रूव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए हम प्रोजेक्ट्स जो हैं, काम हो रहा है रेलवे में, हम उनको प्रायोरिटाइज करें, टाइमली कंप्लीट करें प्रोजेक्ट्स को। इससे क्या होगा, अगर आपका एक रेलवे का प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो गया तो लेबर है जो वहाँ पे एम्प्लॉयड है उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगी, वो दूसरे प्रोजेक्ट में लग सकती है। अदरवाइज क्या होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन होगा कि लेबर लगी हुई है 12 महीने, जबकि काम शायद सिर्फ 9 मंथ्स का था, तो बाकी के 3 मंथ्स लेबर के वेस्ट हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी वेस्ट हो रही है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे प्रोजेक्ट्स को तो क्या होगा, उससे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती जाएगी। रेलवे हमारी ऐसे मदद कर सकता है। देन ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट हम करा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ मेंशन है, बट अदरवाइज मैं इसमें डीप जाना चाहूँगी। स्किल डेवलपमेंट में क्या होता है आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए, जब नॉर्मल एक कॉलेज से निकला हुआ बच्चा जब ग्रेजुएट होकर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कदम रखता है या जॉब्स ढूंढने जाते हैं, तो क्या होता है ऐसे में, जब आपको जॉब मिल गई, अब कई बार होता है जॉब शायद ना मिले क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया, फिर भी एम्प्लॉयर को ये नहीं लग रहा कि आप अभी भी उस जॉब के लिए सूटेबल हो। ठीक है, या फिर होता है कि कई बार आप जॉब में गए लेकिन अब वहाँ पे भी 6 महीने के लिए आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कुछ स्किल्स की हम में कमी है या हम वो स्किल्स नहीं सिखा पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं जो जॉब्स में रिक्वायर्ड है। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों से आप सर्वे कर लो जो जॉब में जाते हैं, वो कहते हैं जो हमने पढ़ा वो टोटली वेस्ट था, जॉब में आके हमें दोबारा ही सीखना पड़ा सब कुछ, और यहाँ तो अलग ही काम होते हैं। सो वी नीड दैट स्किल, एक पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे अलग अलग एक पर्टिकुलर सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग हो, जिससे आपको एटलीस्ट जो चीज़ आती है ना वो चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि यू कैन इंट्रोड्यूस वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स ऑन रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन पे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स आपने सोचा था कभी? एक छोटा सा एग्जांपल है ये कि रोड कंस्ट्रक्शन पे भी आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करा सकते हो। इससे लोगों को पता होगा कि रोड कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, पूरा प्रोसेस, और उसके बाद जब आप जाएंगे वहाँ पे हायर होने तो आप लोगों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको प्रॉपरली वहाँ पे हायर किया जाए। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आपने रोड, क्योंकि क्या होता है जब आपको पता ही नहीं क्या करना है, जस्ट आप एक कैजुअलाइजेशन में लेबर को आपने हायर किया तो वो जो आपकी रोड्स की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होती। तो आपकी दोनों साइड से अच्छी सिचुएशन तब होती है अगर आप कुछ ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस कर दें इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे आप ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, बट अदरवाइज स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप जो भी पढ़ लिख के जा रहे हैं, वरना आज की डेट में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यंग अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है कि जो यूथ है हमारा इतना पढ़ के भी उन्हें लगता है कि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और जॉब एम्प्लॉयर्स को लगता है कि दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड इनफ फॉर द पर्टिकुलर जॉब। सो दैट इज देयर, सो वी नीड स्किल डेवलपमेंट टू कवर दैट सिचुएशन एंड ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। देन मिनरल में कैसे होगा, क्या होगा? मिनरल में होता है फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एक्सप्लोरेशन। अब क्या है, मिनरल्स एक्सप्लोर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने दो, इनकरेज करो उनका पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर आएगा, एक्सप्लोर करेंगे, लोगों को लगाएंगे काम में, ऐसे
हमारी जो जॉब लोगों को मिल रही है वो और ज़्यादा लोगों को मिलेगी, ठीक है, बिकॉज एक नया सेक्टर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के पास, एक नया सेगमेंट हो जाएगा मिनरल सेक्टर में जाके एक्सप्लोर करने का। सो ऑब्वियसली एक मे बी नया डिपार्टमेंट हो, वो डिपार्टमेंट सिर्फ मिनरल से डील कर रहा हो, तो वहाँ पे अलग ही लोग एम्प्लॉयड हो, यू नो। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे रहे हैं हम। देन लॉन्च भी कर सकते हैं मिशन एक्सप्लोर इन इंडिया करके। सो एक्सप्लोर इन इंडिया करके आप एक मिशन लॉन्च कर सकते हो कि मिनरल्स हम इंडिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो एक मिशन लॉन्च हुआ है एक्सप्लोर इन इंडिया बाय रीवैम्पिंग एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए ये चीज़ अभी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग की। इन चीज़ों को ईज़ करो, इन पॉलिसीज़ को ईज़ करो, ताकि हम इंडिया में ही एक एक्सप्लोर इन इंडिया करके मिशन लॉन्च करें, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाएं, प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को बुलाएं और बोले आओ आप एक्सप्लोर करो मिनरल्स, आप लो प्रोजेक्ट्स, और इसलिए आप लोग अपने टीम में और लोगों को हायर करो। सो लॉन्ग टर्म सिचुएशन, कनेक्शन लंबा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इससे भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। देन आ जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, सो टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। सो टूरिज्म सेक्टर कैसे हेल्प करेगा, जो टूरिज्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। टूरिज्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स क्या, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, अब आप उसको टूरिस्ट एरिया या टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो टूरिस्ट है वो देखे, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स में भी, या कुछ ऐसा म्यूजियम, या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ स्पेशलिटी, तो ये चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो वो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो टूरिज्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो जो टूरिज्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं, अदर देन दैट होटल हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए, आजकल बहुत जगह पे जाओ तो आप बहुत ब्यूटीफुल बीच साइड रिजॉर्ट्स होते हैं जहाँ लोग आना पसंद करते हैं, तो ऐसे जो आपके रिजॉर्ट्स हैं इस तरीके के, इनको आप प्रमोट करो। सो ये सारी चीज़ें आपकी टूरिज्म इंफ्रा प्रोजेक्ट में आएंगी, होटल, रिजॉर्ट, इक्विपमेंट्स, पार्क्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हो जिनका जो कॉस्ट हो मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ हो, ठीक है, कुछ ऐसे टूरिज्म प्रोजेक्ट्स जिनका कॉस्ट मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ है, शुड बी नोटिफाइड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी क्या है, अभी ये टूरिज्म इंफ्रा प्रोजेक्ट है, अभी ये बस एक प्रोजेक्ट है, एक होटल या रिजॉर्ट बन रहा है जिसकी कॉस्ट मोर देन 1 करोड़ रुपये है। तो हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा जो प्रोजेक्ट है इसको बेसिकली जिसकी कॉस्ट मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में डाल दो। क्यों, ताकि जो प्रमोटर्स हैं दे कैन अवेल लोन ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे उनको लोन मिले, जल्दी जल्दी वो अपना काम कंप्लीट करें, जल्दी जल्दी लोग आए वहाँ पे रहने। उससे क्या होगा, अब आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, काम हो रहा है, आपको लोन मिल गया, तो आप लोगों को एम्प्लॉय करके, आपके एक रिजॉर्ट बनाने में कितनी लेबर लगी होगी, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेबर हायर हो रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, और उसके साथ साथ इकोनॉमी में पैसा भी जनरेट हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जनरेट हो रही हैं, क्योंकि टूरिस्ट आता है तो सिर्फ टूरिस्ट के थ्रू कितने लोगों को काम मिल जाता है। एक गाइड हो गया, या आप कहीं पे खरीदने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलने लगती है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में डाल दो, ताकि जो प्रमोटर्स हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे लोन अवेल कर पाएँ, ठीक है। देन क्रिएटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ क्रिएट करना, जैसे कि मैंने कहा अपनी टेरिटरी में ध्यान देना कि हमारी टेरिटरी में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं। सो मेगा पार्क प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मोस्टली तो इसमें क्या है इस सेगमेंट में कि आप लोग अपने ही डोमेस्टिक मतलब हम अपनी टेरिटरी में मैन्युफैक्चरिंग की जो एबिलिटीज़ हैं उनको क्रिएट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा तो सारी जो डेवलपमेंट है या सारी एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर से सीधा टर्शरी में जंप नहीं करेगी, मिसिंग मिडल नहीं होगा, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे और इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ जब हमारी कंट्री में होंगी तो ऑब्वियसली लेबर और हमें चाहिए होगी उस काम के लिए। तो ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी गई हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ क्रिएट हो डोमेस्टिकली। कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं, मेगा पार्क प्रोजेक्ट्स हैं, सच एज सागरमाला, आपने सुना होगा सागरमाला के बारे में, भारतमाला, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में सुना होगा। सो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी एक तरह का एग्जाम्पल है ऑफ क्रिएटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़। एंड पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें कैन स्टिमुलेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। सो बेसिकली ये जो आपने पूरा वे फॉरवर्ड में पॉइंटर्स देखे हैं, सो ये सारे पॉइंटर्स जो हमारे थे
ये सजेशंस थे, इसमें कई जगह एग्जाम्पल भी थे, जैसे यहाँ पे सागरमाला भारतमाला की इनके थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ क्रिएट हुई भी हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ सजेशंस थे बेसिकली। कनेक्शन लंबे लगे होंगे आपको कि मिनरल कहाँ से आ गया भाई, लेकिन मिनरल भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, मर्चेंडाइज सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, ताकि वो टेक्सटाइल सेक्टर जो हम लोग अपने नेबर कंट्रीज़ को देते जा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया वगैरह के पास पहुंच रहा है, तो वहाँ ना पहुंचे, क्योंकि हमारी कंट्री में भी बहुत स्कोप है उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का। सो ये सारे बेसिकली कुछ एग्जाम्पल रहते हैं हमारे पास, जहाँ से हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर कर जो जॉबलेस वर्ड है उसको हटा के ग्रोथ कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज बीइंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो ये वाला पार्ट हमारा जो आज का टॉपिक था, वे फॉरवर्ड, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सजेशंस आपको यूजफुल लगे होंगे, हो सकता है कुछ सजेशन से आप रिलेट ना कर पाए। सो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कौन से सजेशंस आपको अच्छे लगे, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सजेशंस आपके पास हैं जॉबलेस ग्रोथ को ठीक करने के लिए, या वे फॉरवर्ड कुछ आपके पास है जो मैं मिस कर गई हूँ यहाँ पे, सो यू मोस्ट वेलकम टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली गिव इट अ रीड एंड आई वुड थैंक यू फॉर दैट सजेशन। सो इसी के साथ हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, अगली सेगमेंट के साथ जल्दी ही। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करिए वीडियो को प्लीज़, शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करे बिना चैनल बिल्कुल मत जाना। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।